नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक एजीएस तरफ से हर साल की भांति इस साल भी लेके आया हूँ पेपर लीक। इसमें आपको एजीएस के थ्रू आपको हर चैप्टर का और हर सब्जेक्ट का पेपर लीक मिलेगा। और पिछले बार भी हम लोगों ने पेपर लीक करवाया था, जिसमें से 120 में से 80 क्वेश्चन तक आए थे चारों सेट को मिला के। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि पैराग्राफ में आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें मार्क्स कम मिलते हैं। पहले तो आपका आंसर राइटिंग हमेशा पॉइंट में करना है। कैसे पॉइंट में? जैसे पहले हेडिंग दे दिए, फिर पॉइंट, ऐसे पॉइंट में करना है। इसमें होता है कि अगर आपने एक पॉइंट गलती किया तो बस आपका एक नंबर कटेगा, पर पैराग्राफ में होता है कि ज्यादा नंबर काट लिया जाता है। तो पहले समझ पॉइंट में आंसरिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो पॉइंट में आंसरिंग हम लोग करेंगे कि अगर मेरे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग 7 पॉइंट लिखेंगे, और अगर मेरे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आया है उसमें हम 5 पॉइंट लिखेंगे। ऐसे ही आंसर राइटिंग करेंगे। और पैराग्राफ का क्वेश्चन रहा तो उसमें आप पैराग्राफ से लिख सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले हम लोग का है कि पेज नंबर हम लोग का रहेगा 3, जिसमें फिगर दिया गया है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला। ठीक है, तो ये वाला फिगर है आपके पास। इसमें कि बताना होगा कि आप स्टैचू ऑफ, इस मूर्ति जो है उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कि इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है कि बहुत अदर कंट्री के लोग सब एक लाइन में खड़े हुए थे और अलग अलग फ्लैग के लोग को अपना लेके, और जितना भी राजा लोग का सामान वान था, जैसे उनका सोने का जो भी रहता है, वो सबको फेंक दिया गया था और लोग लिबरलिज्म के ओर बढ़ रहे थे, जिसमें वो अदर कंट्री के बहुत लोग थे। उसमें आपको मेंशन करना होगा कौन कौन लोग थे, कौन कौन कंट्री के लोग थे। ये आपको 3 मार्क्स में रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहने वाला ये क्वेश्चन है। अगला हम लोग का रहेगा सेंसेस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें रहता है कि फ्लैग रहते हैं, उसमें कौन कौन सा कलर रहता है वो बताना होगा आपको, और क्या क्या शपथ लिया गया था वो सब बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में एकदम रहेगा ही रहेगा। पीछे बार का लोग विश्वास नहीं है तो जाके हम लोग हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड हो चुका हुआ था, जाके आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और मैच कर लीजिए प्रीवियस ईयर से कितना टकराया था क्वेश्चन। फिर अगला है हमारा नेपोलियन कोड। इनको तो आप लोग जानते ही है, ये हमारे हैं नेपोलियन चचा। तो फुल नेम इनका रहता है नेपोलियन कोड 1804, जिसका दूसरा नाम पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन क्या नाम है इनका दूसरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोड 1804, जो हमारे पेज नंबर 6 में दिया हुआ है। इसमें होता क्या है कि नेपोलियन आते हैं और पहले लोगों को अपना बनाते हैं और बहुत अच्छे प्यार से बात करते हैं। फिर धीरे धीरे अपना रूल जमाते हैं। लोग उनसे बहुत खुश भी थे क्योंकि टैक्सेस को हटा दिए गए थे, मतलब लोगों पे प्रभाव कम डालते, मतलब दबाव नहीं डालते, बोलते खुल के जिंदगी जियो, ऐश करो। फिर बाद में इनका मन बदलता है और ये जाके अदर कंट्री पे, अगल बगल के स्टेट पे राज करने लगते हैं। तो इनके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग पेज नंबर 6 में। ये 3 मार्क्स से आपको रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहने वाला ये क्वेश्चन है। और यूनिफिकेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूनिफिकेशन, एकदम ऐसा ही आएगा कि लिखा हो सीधा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसके बारे में आप कम से कम आप 60 पॉइंट लिखिएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी कम आता है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला होता है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का रहता है कि एक चर्च रहता है, उस चर्च को तोड़ के वहां पे पार्लियामेंट बनाया जाता है, जिसका फिगर आप हम दिखा देते हैं। यही चर्च था, इसको पहले इसको तोड़ के आप पार्लियामेंट बनाया गया। उस चर्च का नाम था सेंट पॉल चर्च। नाम याद कर लीजिए और कब किया गया था वो भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में रह सकता है। ठीक है, पेज नंबर 18 में है। पेज नंबर 18 कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है आपके लिए, बहुत। अगला है जर्मीनिया। जर्मीनिया एक लेडी होती है, ठीक है, उसके सर पे मतलब पत्तों का, फूलों का एक टोपी बनाया गया रहता है, जिससे कई एक मुकुट टाइप का, जो शांति का प्रतीक है। पेज नंबर 17 में है वो लेडी। हाँ, ये हमारी जर्मीनिया है, ठीक है, जिनके देख सकते हैं आप लोग सर पे ये है फूल पत्ता लोग है, जैसे वो सब है। इसका मतलब होता है शांति का प्रतीक। ये शांति के लिए अपने लिए लड़ाई की, बहुत की, जो भी था। ये आप फिगर 17 पेज नंबर 23, इससे भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, इस पे आप देखेंगे। ऐसे चीजें जितना इजी से आप बताया जा रहा है उतना कर लीजिए। उतना आप नहीं कर सकते तो आप भूल जाइए कि आपको 85% आएगा। आप साल भर मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं, पढ़ते नहीं है, इधर उधर में रह जाते हैं, उन लोग के लिए आता है 1 शॉट पेपर लीक का वीडियो सब। वो सब के लिए है कि आप लोग पढ़ लीजिए, आपका 85% लिखा हुआ है। अब इतना आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, वो अच्छा है। और इतना आप कर लीजिए। एजीएस जो बता रहा है, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये सब अभी का क्वेश्चन नहीं है, इसके पीछे एजीएस की पूरी टीम लगी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाट के जो है, सैंपल पेपर से निकाला हुआ सब चीज है, तब ये आता है आपके पास। ठीक है ना, ये इतना आसानी से नहीं मिलता है, जो मिल रहा है आप उसको उसका कदर कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर।
सेकेंड की तरफ से आ चुका हुआ है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब इसका होगा पेपर लीक। क्या होगा? पेपर लीक। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले चैप्टर 2 में कि पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है। हम लोग पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, जो हमारे पेज नंबर 29 में है। ठीक है, कि इसमें बताना पड़ेगा आपको कि क्या इफेक्ट पड़ा था इंडिया पे वर्ल्ड वार के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। उस टाइम बताइए आप लोग कि इंडिया में बीमारी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे कि जो खेती बाड़ी कर सके। ठीक है, और इसमें है अगला है हम लोग का रोलवेट एक्ट। रोलवेट एक्ट मतलब होता है कि अगर हम भी है, मेरे ऊपर ये लगा दिए, आरोप लगा दिए बिना किसी कारण का, और उसमें मुझे 2 साल की जेल हो जाए, उसको कहते हैं रोलवेट एक्ट, जिसमें गांधी जी भी जेल गए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था, जालियांवाला बाग। ठीक है, पेज नंबर 32 में है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में हुआ था कि जनरल डायर एक वहां ब्रिटिश का एक ये था कि पुलिस में आर्मी था, जो भी मान सकते हैं वो था। वो सीधे ऑर्डर देता है अपने आर्मी को कि अंधाधुंध फायरिंग को। जालियांवाला बाग में बैसाख का मेला लगा हुआ था और लोग वहां पे बहुत भीड़ भारी संख्या में गए हुए थे वहां पे मेला देखने और अपना एंजॉय करने। उसी में वहां से जनरल आदेश देता है कि अंधाधुंध फायरिंग करो। तो उसमें अंधाधुंध फायरिंग होता है। उसमें आपके बुक में कुछ 100 लोगों की बात की है, पर कुछ 100 नहीं, कुछ 1000 लोग थे। और वहां आज भी आप जालियांवाला बाग जाइएगा तो वहां एक कुआं है, लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे और बहुत लोगों की खून और गोली के निशान अभी भी आपको दीवार पे देखने के लिए मिलेंगे। इस पे ध्यान दीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है जालियांवाला बाग 3 नंबर का। ठीक है, अगला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नाम से पहचान लीजिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश को, उसको बाइकआउट करेंगे, हटाएंगे, उस टाइप का। इसे केस बेस्ड स्टडी बनता है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग बहुत चीज किए थे कि अपना हम लोग ब्रिटिश से सामान यूज नहीं करेंगे, ब्रिटिश के स्कूल में नहीं जाएंगे, बैंक में लोग गवर्नमेंट में जो वो लोग नहीं जाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह पढ़ लिए। अब चौरी चौरा एक खतरनाक इंसिडेंट था जिसके पास से हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटाया गया, जिसमें चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन है जिसमें 22 लोगों को जिंदा जलाया गया, पर ये आपको नहीं बताया गया हुआ है। ठीक है, 22 लोगों का मेंशन नहीं है आपको एनसीईआरटी पर। आपके जनरल नॉलेज के मैं बता देना चाहता हूं कि 22 लोगों को किया गया, जिंदा जलाया गया हुआ था। और पेज फिगर नंबर 5 और पेज नंबर 37 में देख सकते हैं। ऐसे ही था वहां का सीन, जो कब हुआ था, 1922 में हुआ था। गोरखपुर का ये कहानी है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इससे भी केस स्टडी बनता है। तो केस बेस्ड स्टडी में आपको पैराग्राफ में आंसर करना है, इसमें पॉइंट में आंसर नहीं करना है। तो केस बेस्ड स्टडी में इसमें है इसकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कि उसमें क्या हुआ था। उसके बाद में आप पढ़ लीजिए पेज नंबर 38 में। उसके बाद हम लोग का आता है, इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये नहीं रहा तब आप बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। अब सिविल डिसओबीडियंस पढ़े, उसका लिमिटेशन भी पढ़ना, क्या क्या लिमिट है, क्या क्या रोक किया गया था, क्या क्या हानिकारक थे इससे। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन भी आ जाता है वो 5 में। तो इसको आप पॉइंट में ऐसे कीजिएगा कि 5 नंबर का तो 7 पॉइंट लिखिएगा, 3 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिएगा। उसमें अगर अलूरी सीताराम राजू, इनको तो सब कुछ जानते हैं। इनका मानना था कि अगर इनको 2 गोली भी लग जाए तो ये जिंदा रहेंगे, पर बुरी किस्मत कही है, जो भी पहली गोली में मारे गए थे। और बहुत इन्हें भी बहुत सहयोग किया था कि जब इंडिया आजाद होने में इनका भी सहयोग है कि ये ब्रिटिश के लोगों को मारते थे और जो भी ब्रिटिश आर्मी में इंडियन मेंबर थे उनको नहीं मारते थे। फिर अगला आता है फुल फॉर्म ऑफ FICCI। अब FICCI का फुल फॉर्म क्या है, पेज नंबर 42 खोलती है। पेज नंबर 42 में FICCI, ये फुल फॉर्म आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पेज नंबर FCCI का फुल फॉर्म दिया हुआ है, द फेडरेशन ऑफ द इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 का है ये। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये पक्का आएगा ही आएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये फुल फॉर्म बताइए क्या है। सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी सत्याग्रह के लिए साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था हमारा, पेज नंबर देखिए, इसका पेज नंबर हम लोग आएगा 30 और 31 में। तो इससे भी केस स्टडी बनता है। तो गांधी जी सत्याग्रह के लिए साउथ अफ्रीका से 1915 में आए। उसके बाद गांधी जी पहला सत्याग्रह चंपारण में, दूसरा सत्याग्रह हमारा खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद। पहला चंपारण में क्या हुआ था, पीजेंट वर्कर के लिए। ठीक है, दूसरा हुआ खेड़ा में
प्लेग्यू बीमारी के लिए, और तीसरा हुआ था हमारा कॉटन मिल वर्कर लोग के लिए। तीनों का पहला चंपारण 1917 में, फिर दूसरा खेरा में हुआ था 1917 में, और तीसरा अहमदाबाद में हुआ था 1918 में। चैप्टर 2 से, सिर्फ चैप्टर 2 से, इससे आगे आपको नहीं आने वाला है। इससे आगे आ गया तो एक ही या दो क्वेश्चन होगा जिसका बहुत कम चांस है कि आएगा, तो अब इतना आप नहीं कर सकते हैं, तो वही वाला बात हो गया। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, घरे जाके सुट्टी बाबू। अरे साला उनने फिगर कौन बताता है? ईमानदारी चलता है, गाड़ी चलता, चल साल चल काट लेवे ना, काट ले। अब फिर उसके बाद आगे है फिगर नंबर 12, जिसमें एक प्रिंट किया गया है अमीरनाथ टैगोर के द्वारा। अमीरनाथ टैगोर द्वारा एक प्रिंट किया गया है, उस प्रिंट भारत माता का पेंटिंग है, जिसको बाद में चेंज भी किया गया। फिर वो कौन क्रिएट किया था? बंकिम चंद्र उपाध्याय ने किया था भारत माता का, रिटेन बाय भी बंकिम चंद्र उपाध्याय है। वो फिगर मैं दिखा देता हूं, पहले ये फिगर है, उसके बाद उसको चेंज किया गया, फिर उसमें इंडिया का फ्लैग को लेके भारत माता देख सकते हैं आप, हाथी वैसे भी हैं। चैप्टर 2 में काफी है, इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, काफी है चैप्टर 2 के लिए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म का पेपर लीक इतना ही में है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है। अब बढ़ते आगे चैप्टर 3 की ओर। आपके लिए लेके आ चुका हुआ है हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पेपर लीक, जो पेपर लीक हो गया हम लोग का चैप्टर 1 और 2 का, अभी आप देख लिया हुआ है चैप्टर 3 का बारी। तो चैप्टर 3 में पहला है कि सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है? पहले हुआ क्या था कि सिल्क रूट का ट्रेडिंग होता था, ठीक है, उसके उस व्यापार हुआ क्या, उसके बाद से उस रास्ते को नाम ही दे दिया गया हुआ सिल्क रूट, जो आपका पेज नंबर 54 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिल्क रूट के बारे में बताइए क्या होता है, व्हाट इज सिल्क रूट, डिफाइन कीजिए सिल्क रूट, कैसे सिल्क रूट होता था। ये अगर 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में रहने ही वाला है, पूरा रहेगा ही। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज बाय फूड। अब जैसे एक चीज बताइए, आप मेरे घर आए या हम आपके घर आए, तो हम आपका कल्चर सीख के जाएंगे, या आप मेरे घर आइएगा मेरा कल्चर सीख के जाइएगा। आप ये कुछ चीज बताइए, हम आपके यहाँ आप खिलाइएगा गाजर का हलवा, तो आपको बढ़िया लगेगा, आप पूछिएगा ना कि कैसे बनाए, वही होता है एक्सचेंज की है। हम आप अपना कुछ आपको बताए, कुछ आप हमको बताए, यही होता है एक्सचेंज। वैसा ही होता था एक्सचेंज। जैसे चाइना से चावल आया, फिर यहाँ से भी कुछ चाइना लोग, हम जैसे चाइना लोग नूडल्स हम लोग को बता के गए, वैसा ही होता है, एक्सचेंजेस किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, उसको आपको पॉइंट में आंसर करना है, 5 मार्क्स में रहेगा। अगला है इवेंट आफ्टर डिस्कवर ऑफ सी रूट टू एशिया। अब कैसे सी रूट का डिस्कवर हुआ था, ठीक है, पहले कम सामान रहता था, उतना टाइम में ट्रेडिंग नहीं होता था, तो आप रोड से भेज देते थे। पर ज्यादा सामान भारी मात्रा में लूटने का भी रहता था उस टाइम, तो इतना सिक्योरिटी अभी नहीं है, जेट पर सिक्योरिटी था वो कोई दे नहीं रहा है उस टाइम, वही बात है। तो अभी आपको उस टाइम जरूरत पड़ा सी रूट का। अब सी रूट का मतलब क्वेश्चन ही में आंसर है सी रूट। सी रूट में कि हम लोग समुद्र के द्वारा, समुद्र की मदद से शिप के द्वारा अपना सामान भिजवाते थे, और भारी मात्रा में सेफ रहता था, और वो सेफली पहुंच जाता था। और पेज नंबर 54 और 55 में इसके बारे में दिया गया है, ये आपके 3 मार्क्स में रहेगा, बिल्कुल ही रहेगा ही रहेगा। अगला यूज ऑफ स्मॉल पॉक्स एज ए वेपन। ये एक बीमारी था, क्या था? बीमारी। अब स्मॉल पॉक्स से समझते ही है बीमारी, ठीक है, कैसे इसको वेपन के लिए यूज किया गया। आप सोच रहे होंगे कि पॉक्स से क्या ही बीमारी हो सकता है, क्या ही ज्यादा फुंसी फांसी, नहीं, पर ये एक हथियार बना के अमेरिकन लोग यूज किए थे। कि इसमें हुआ था क्या, अमेरिकन की इम्यून सिस्टम ज्यादा था, जो इस बीमारी से झेल लेते थे, अपने बॉडी को ढाल चुके थे। पर साउथ अफ्रीका वाले लोगों का इससे, आप एक चीज बताइए, अब आप इंडिया में रहते हैं, आपको हर मौसम का अंदाजा है कि इसमें कैसे रहना है, उसमें कैसे, अब कहीं और के बंदे को हम लेके आ जाए और यहाँ बोले कि तुम रह, उसको तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, वही बात है। तो साउथ अफ्रीका वाले लोगों को इसके बीमारी का, उनका इम्यून सिस्टम रेडी नहीं था कि इस बीमारी से लड़ सके, और उनके कारण उनकी मृत्यु होती थी। इसमें ये बीमारी क्यों वेपन के रूप में यूज किया गया? इस बीमारी को यूज करने का एक कारण था वर्कर। अमेरिका में वर्कर की कमी थी, और साउथ अफ्रीका वाले लोग सब आते थे काम करने, पर उस टाइम के उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो अपने मवेशी में उनकी सेवा में लगे हुए थे, इस कारण उन्होंने मना कर दिया। इसी कारण अमेरिकन लोगों ने इसको, बीमारी को एक हथियार के लिए यूज किया। चैप्टर 3 में बस इतना ही रहने वाला है, ठीक है।
आने वाला, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। आप इतना कर लीजिए, चैप्टर 1 और 2 में जितना और 3 में बताया गया उतना कर लीजिए, एसएससी का तीनों चैप्टर आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, उससे बेसी आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत टीचर लोग होते हैं बताते हैं, ऐसा बात नहीं है बस एजीएस एकेडमी आपको बता रहा है, पर हाँ इसमें है कि आपको हर पेज बाय पेज आपको बताया जा रहा है, हर मॉस्ट क्वेश्चन निकाल के आपको बताया जा रहा है, इससे आगे कोई आपको नहीं बताने वाला है, ठीक है। बस इतना आप कर लीजिए, आपका हिस्ट्री का तीनों चैप्टर कंप्लीट है। आगे दूसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चैप्टर 5 है, जो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आते हैं बस यही आपका, यही 5 क्वेश्चन है, वही बहुत है, यही टॉपिक है, यही क्वेश्चन जो समझना आपको समझिए। इसी में से आपको पॉइंट में भी आंसर आते हैं करने रहेंगे। इसी में आपको पैराग्राफ का भी 1-2 आ जाएगा आपका, गुटेनबर्ग के बारे में लिखिए, पैराग्राफ में भी आएगा। प्रिंट रिवॉल्यूशन होता क्या है? प्रिंट रिवॉल्यूशन आपको पेज नंबर 106 में कि कैसे प्रिंट रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। अभी तो अभी देख रहे हैं प्रिंटिंग हो रहा है पेज पे, पहले प्रिंट पेज पे नहीं होता था, पहले वुड पे होता था, लकड़ियों पे होता था, प्रिंट किया जाता था, हाथों से किया जाता था, और धीरे धीरे उसको पट्टों पे किए, फिर उसके बाद पेज पे आए। जैसे वुड, इसमें आप लिखिए वुड से हम लोग मैकेनिकल वर्क पे आए, ठीक है। प्रिंट रिवॉल्यूशन में यही है। उसके बाद हम लोग का मैन्युस्क्रिप्ट एंड इट्स लिमिटेशन। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हाथों से लिखाई किया जाता था उस टाइम, ठीक है, हाथों से लिखा जाता है। अभी तो आप टाइप करते हैं वो बात है, उस टाइम हाथों से। और इसका लिमिटेशन क्या था? अगर आप लिमिटेशन था कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम तक यूज आप लोग नहीं कर सकते थे, उसमें फिर हम लोग लंबा टाइम तक यूज नहीं कर, ट्रैवलिंग टाइम मुड़ जाता था, फट जाता था बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इफेक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। प्रिंट रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा? प्रिंट रिवॉल्यूशन जब आया तो उस टाइम में था कि आप अपनी मन की बात लिख के छपवा सकते हैं और लोगों को अच्छा लगे तो वो लोग पढ़ेंगे, मतलब लोग नागरिक अपने मन की बात को लिख सकते थे और लोगों में डाल सकते थे, भेज सकते थे, जो भी आप समझिए। बहुत ही फायदे का चीज था कि अगर आपको कोई चीज गलती लग रहा है आप उसको सही करवाइए, किसी के बारे में आप किसी की पास्ट के बारे में आप लिख सकते थे, लोग अपनी मन की बात जो भी है लिखते थे। पेज नंबर 111 में इसके बारे में दिया गया हुआ है। देखिए ये आपका रहेगा 5 मार्क्स में, इसका भी आंसर पॉइंट में करिएगा। मैन्युस्क्रिप्ट 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है। फिर इफेक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन रहेगा आपका 3 मार्क्स में रहेगा। फिर है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग एक महान पुरुष थे जो आपको प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किए थे। ये भी पढ़ लीजिए प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब किए थे, ठीक है। तो आविष्कार किए थे जिससे आप प्रिंटिंग कर सकते थे। फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती गई, प्रिंटिंग प्रेस का डिमांड बढ़ा, उसके बाद प्रिंटिंग मशीन का बिकना बहुत स्टार्ट। फिर अगला है स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश टू सप्रेस द प्रेस, ठीक है। अब इसमें का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश रोक दिए थे कि आप अपने मन प्रेसिंग वाले को कि आप अपनी मन की बात नहीं लिख सकते हैं। उसमें हुआ था कि लोग गवर्नमेंट के बारे में गलती बता रहे थे, बात तो सही थी पर गवर्नमेंट अपना बुराई क्यों कर सुनना चाहेगा, वही बात है, उसी पर बैन लगवाया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो इसमें ये आपका 5 मार्क्स में रहने वाला है। चलिए हम लोग अब देखते हैं सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग है कि सिविक्स का सब चैप्टर 1, इससे यही 5-6 क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला है कि हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो हम पहले पढ़ेंगे एकोमोडेशन में बेल्जियम में होता क्या, कि बेल्जियम में कौन कौन सी रिलीजन के लोग रहते हैं, कौन कौन लैंग्वेज बोलते हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल। ये आपका क्वेश्चन आने वाला है 3 या 5 मार्क्स में, इसके आंसर पॉइंट में करना है, ठीक है। बेल्जियम का आप लोग देख लिया। फिर बेल्जियम का पहले इधर से देखिए, पहले पूरा डिटेल में बेल्जियम का पढ़िएगा, ठीक है। इधर से बेल्जियम का, फिर यहाँ बेल्जियम खत्म हो रहा है, फिर यहाँ श्रीलंका नहीं, तो फिर आप यहाँ पे आके बेल्जियम कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद पढ़िएगा। बेल्जियम कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे है हम लोग का एकोमोडेशन इन श्रीलंका। वैसे श्रीलंका का भी एक सिन्हारा लोग रहते हैं, कितना परसेंट क्या बोलते हैं, तमिल बोलने वाले कितने हैं, वो मुस्लिम कितने हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आपका 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेल्जियम वाला में कि इससे कनेक्टेड कौन कौन कंट्री है। तो जैसे BSNL सिम आप लोग सबको जानते हैं, BSNL, ठीक है। उसी का भाई है GFNL, ठीक है। GFNL नाम याद करें, GFNL। G से जर्मनी, F से फ्रांस, N से नीदरलैंड, X से लग्जमबर्ग। ये 4 नाम है जो आपका बेल्जियम से सटे हुए कंट्री सब है, नाइबर्स कंट्री जो होते हैं। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्री नहीं कनेक्ट है।
तो इसका ऑप्शन में रहना चाहिए, जहां देखिए इटली तो इटली मार दीजिएगा, इसका आंसर होता है इटली। अगला है मेजोरिटीज इन श्रीलंका, इसका मतलब क्या होता है, जहां पे संख्या ज्यादा हो, जहां पे संख्या ज्यादा हो, जैसे अभी लोग है अपने इंडिया में हिंदू की संख्या ज्यादा है तो हिंदुओं का थोड़ा चलता है। अब वैसे ही जहां जिसकी संख्या ज्यादा हो वो देख लीजिए, आपको 2 से 4 मार्क्स के बीच में रहेगा, ठीक है। अब ये और ये और ये सब केस बेस्ड स्टडी है, ये तीनों केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। तो पहला है कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब कि आप वहां पे आपके ऊपर आरक्षण है, आप खुल के जी सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ऐसा कि नहीं है कि आपको हिंदी बोलना है या बस इंग्लिश बोलना है, आप दोनों चाहिए दोनों बोलिए, आप अलग अलग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसी को कम्युनिटी का मतलब किसी पे रो का भाव नहीं है, मतलब आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, आपको जहां मन वहां जा सकते हैं, मतलब आप पे आरक्षण नहीं है, आप जो चाहे एकदम खुल के जी सकते हैं। अगला है व्हाट्स पावर शेयरिंग इज डिजायबल। पावर शेयरिंग डिजायबल क्यों है, अब एक चीज आप ही लोग बताइए, पावर शेयरिंग डिजायबल क्यों होता है कि सबको अपना पावर बांटने का अधिकार रहता है, उससे पावर शेयरिंग इससे बहुत हेल्प होता है कि कंट्री को चलाने के लिए या स्टेट को चलाने के लिए, इसलिए पावर शेयरिंग डिसेबल है। कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका का कॉज और इफेक्ट बताना है, क्या हुआ था सिविल वॉर के टाइम में। सिविल वॉर के टाइम में पैसा की कमी हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे, वहां से निकाल दिए गए थे, यही सब आप लिख दीजिए, पॉइंट में इसका लिखिएगा, केस बेस्ड स्टडी में आया तो ग्राफ में लिखिएगा, और नॉर्मल क्वेश्चन में आया तो पॉइंट में लिख दिया, 5 नंबर रहेगा 60 पॉइंट और 3 नंबर रहेगा 5 पॉइंट, काफी रहेगा इस चैप्टर 1 के लिए। बस इससे आगे आपका नहीं आने वाला, बस इतना ही आने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो पहला क्वेश्चन आता है फेडरलिज्म से कि व्हाट इज फेडरलिज्म एंड इट्स फीचर। तो पहले तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में रहने वाला है, इसका आंसर पॉइंट में कीजिएगा और इसका फीचर भी आपको बताना पड़ेगा, फेडरलिज्म क्या होता है और इसका फीचर क्या क्या है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसमें से अगला आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, वो आप लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा, इसका आंसर पॉइंट में कीजिएगा। और फिर डिस्ट्रिक्ट, अरे गड़बड़ा गई, नो कोई बात नहीं, रिपीट करना, छोड़ दे ना, काट दे। अगला क्वेश्चन आने वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, कि इसमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंस रहता है कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। तो इंडिया आप लोगों का कौन सा है होता है, इंडिया होल्डिंग टुगेदर होता है। एक इसका पूछ दिया है कि होल्डिंग टुगेदर का 3 एग्जांपल दिए, कौन कौन कंट्री है। तो इसका एक ट्रिक होता है SBI, एस से स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। आप आराम से बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स से रह सकता है। फिर अगला व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये आपका 4 मार्क्स में रहेगा, ठीक है, 4 मार्क्स में डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा। अगला एक्सप्लेन एनी 4-5 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन amendment of 1992 that strengthens the third layer of democracy in India, ठीक है। तो ये आपका केस बेस बनता है, ठीक है, और ये 5 मार्क्स का रहता है। केस बेस बनेगा तो इसको आप लोग 4 से 5 लाइन लिख दीजिएगा, ग्राफ में लिखिएगा, पर केस बेस है तो 4-5 लाइन बहुत हुआ, लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगला आता है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज है। तो सब पहला देखिए यहाँ टिक लगा हुआ, हिंदी हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम लोग का नेशनल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, आप जिस स्टेट से आते हैं वहां से वो बोल सकते हैं, पर ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा, ठीक है। मदर टंग जो हम लोग कहते हैं कि हिंदी हम लोग का मदर टंग है। अब इससे आगे चैप्टर 2 में इससे आगे आपको नहीं रहने वाला है, काफी चैप्टर 2 में इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया। कैसे मतलब बांटा गया हुआ है औरत और आदमी को उसके काम के ऊपर, उसके बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, या इसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में और ऐसे रहा 5 नंबर में, इस पे 7-8 पॉइंट आप लोगों को कम से कम लिखना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन एनी 3 फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। कैसे हम लोग ये हो जाता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये आपका 3 नंबर में रहेगा, जो आपको 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिजर्व सीट फ्रॉम वोमेन इन लोकल बॉडी। ये क्वेश्चन हम रहने वाला है, ठीक है,
कि आपको ये 5 नंबर में देखने को मिल सकता है या 4 नंबर में देखने के लिए आपको मिल सकता है कि कैसे हम लोग औरत लोग के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं पॉलिटिक्स में या लोकल बॉडीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट वोमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। जेंडर और पॉलिटिक्स में से टॉपिक में से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोमेन को कि पॉलिटिकल पार्टी में से कि अब इलेक्शन में खड़ी हो सकती है वोमेन वैसे। इसके बारे में आपको 3 मार्क्स से रहता है, ठीक है। मेंशन इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट, जो सेकुलरिज्म में से आता है ये, ठीक है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन रहने 3 नंबर का रहने वाला है, जो आप इसमें से इस टॉपिक में से पढ़ सकते हैं। अगला है फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको 3 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। इस चैप्टर 3 से बस इतना ही रहना है, इससे आगे आपका नहीं आएगा। चैप्टर 3 में सिविक्स का इतना ही है। ये सब क्वेश्चन का आपको ध्यान देके पढ़ लीजिए, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा बुक को रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अब देखते हैं सिविक्स का चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें से पॉलिटिकल पार्टी में से कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में आप 5 मार्क्स से रहेगा तो 60 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को क्यों जरूरी है। अगला आता है क्वेश्चन डिस्क्राइब नेशनल पार्टी विद एग्जांपल। नेशनल पार्टी को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताइए क्या क्या होता है। जिसमें आता है फाउंडिंग डेट, सिंबल और फाउंडर, मतलब कब ये आया था और फिर सिंबल इसका क्या है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, और उसमें का फाउंडर कौन, उसको कौन लाया था उस पार्टी को। इसके बारे में आप बुक में दिया हुआ है, उसका फिगर सब याद कर लिया सिंबल, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में रह सकता है, ठीक है। सिंबल ध्यान से रख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अगला क्वेश्चन आता है इसे व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अब हम पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूल हो रहा है, चल रहा है, तो उसके लिए चैलेंजेस क्या आता है, डिफिकल्ट्स क्या आता है, कि प्रॉब्लम्स क्या आता है, वो बताना है। ये आपका 3 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन 1 पार्टी 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। पहले हम लोग देखते हैं कि 1 पार्टी 2 पार्टी और मल्टीपल पार्टी क्या सिस्टम होता है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में ऐसे आप जैसे डिफरेंस बिटवीन करते हैं ना, वैसे 3 बॉक्स बना लिए, उसमें लिखिएगा 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर उसके बाद उसमें पूछ सकता है कि why has India adopted a multi party system। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, क्यों इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, हम लोग भी जानते हैं। क्योंकि इसमें जैसे कि और कोई भी रूलिंग पार्टी है, उसके लिए अगर कोई ये अपोनेंट पार्टी है कुछ गलत काम करे तो उसके ऊपर आरोप लगा सकता है, जिससे इंडिया एक सही एक रास्ते पे जा सके। जिसमें ऐसे हम ही आपको मेरा कोई बात गलत लगेगा तो आप हमको बताइए कि ये गलत है, तो हम उसको सुधार सके, उस पर आगे काम कर सकते हैं। ये आपके 5 मार्क्स में रहेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन लिख देते हैं, और इसे केस बेसिस भी बहुत बनता है, ठीक है। और डिस्क्राइब द की फंक्शन परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेसी। इसके बारे में बताना है डिस्क्राइब द की फंक्शन परफॉर्म बाय ए पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है कि की फीचर सब। जैसे की फीचर आप देख लीजिए, आप 5 से 7 पॉइंट देख लिए, काफी है। ये आपको 3 या 5 मार्क्स में रह सकता है। चैप्टर 4 में इतना ही है, इससे आगे नहीं है। सिविक्स से हम लोग का सारा चैप्टर हो गया है। रुक 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 रुक, जाओ नहीं, वो तो सिविक्स का चैप्टर खत्म है, हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स पे। सिविक्स का सारा चैप्टर खत्म। चैप्टर 1 2 3 4 सबका हो चुका हुआ है। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या क्या टाइप्स होता है। तो देखिए पहला होता है अकाउंटेबल, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिव, और तीसरा होता है लेगिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। जिसके बारे में बुक में भी दिया हुआ है, देख लीजिए, तीनों आपका दिया हुआ है। तीनों बारे में इस पेज में पढ़ लिए। पेज नंबर आपका है 65, इसमें आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, पहले ये देख लेते कितना मार्क्स में रहेगा। ये 5 मार्क्स में रहने का चांस है। और अगला क्वेश्चन आता है जिस डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर अल्टरनेटिव्स। कैसे होता है इसके बारे में बताना है आपको। ये आपको 3 मार्क्स में रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कंपैरिजन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में। तो आप जब भी बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे
ऊपर इसका जैसे डिक्टेटरशिप लिख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा डेमोक्रेसी, ठीक है, लिख दिया। और ऊपर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हम कर रहे हैं। और ये आपका 5 नंबर में या 3 नंबर में दोनों में रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, हम सिटीजन को फ्रीडम कैसे दे सकते हैं। तो इस अब हम यहाँ पे हम लोग को फ्रीडम मिला हुआ है कि हम लोग अपनी मन की बात बोल सकते हैं, अगर हमको कुछ गलती रहता है तो हम बता भी सकते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट 7 पॉइंट, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रहने का चांस भी रहता है, ये आपको 3 मार्क्स में जरूर रहेगा ही रहेगा। चैप्टर 5 के लिए काफी है। तो चलिए चैप्टर 5 में इतना ही काफी है, इससे आगे आपका नहीं रहने वाला। अब हम लोग बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की ओर। तो देखते हैं अब इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो हम लोग का है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेवलपमेंट और डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए डेवलपमेंट क्या होता है, कि हम अपने आप से ऊपर बढ़े उसको डेवलपमेंट करते हैं, हम तरक्की करते हैं उसको डेवलपमेंट करते हैं। ये आपका 2 मार्क्स में रहता है डेवलपमेंट गोल्स या डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है पर कैपिटा इनकम क्या का दूसरा नाम क्या है। तो पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम है एवरेज इनकम, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन भी आता है। देखिए पर कैपिटल इनकम का देखिए एवरेज कैलकुलेशन आता है कि आपको ग्रुप ए दे देगा, ग्रुप बी दे देगा और टाइमिंग उसका दे देगा, उसका आपको निकालना पड़ेगा एवरेज इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है या 5 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा में नहीं आएगा। अगला आता है आप लोग क्वेश्चन की हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। हम एक चीज बताइए, हम लोग कंपेयर अपने आप को तो कर लेते हैं पढ़ने में अच्छा है या वो पढ़ने में खराब है या खेलने में अच्छा है खेलने में खराब है, पर आप कंट्री में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अब किसी एक आदमी से तो हमको नहीं करना, हमको तो कंट्री के पूरे लोगों से करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम का, कि उससे हम लोग एवरेज इनकम निकाल के उससे हम लोग बताते हैं कि इतना पीपल है, इतना में से इतना इतना मतलब एवरेज निकाल लिए, इतना कमाते हैं, मतलब टोटल का एवरेज निकल गया इतना कमाते हैं, और इस कंट्री इतना कमाते हैं, जिसका ज्यादा आता है वो आगे रहता है। वैसे से हम लोग इसी तरह से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कंट्री और स्टेट को। अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू डेवलपमेंट फॉर वन इज डेवलपमेंट फॉर अदर। देखिए अब जो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि वो आपके लिए होगा, मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है, आपके लिए वो नुकसान हो सकता है। अगर हम कुछ करने जा रहे हैं, जैसे अब मेरे लिए पढ़ाना डेवलपमेंट है, आपके लिए पढ़ना डेवलपमेंट हो सकता है, पर बहुत लोगों के लिए नहीं होगा जो इधर उधर रह जाते हैं, उन लोग के लिए। एग्जाम्पल से समझिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स में रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि क्या रहता है मेरे लिए ये कैसे डेवलपमेंट होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है, ये रहेगा। अगला है वी हैव नॉट inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children, ठीक है। एक केस बेस आ जाता है क्वेश्चन में, केस बेस यहाँ मैं लिख देता हूँ केस बेस, ठीक है, 5 मार्क्स से रहेगा। और इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कैसे बढ़ता है और इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना होगा कि क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपको इकोनॉमिक्स में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। अब ये एकदम रख लीजिए, इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में कैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, ज्योग्राफी दोनों में भी आएगा ही आएगा। तो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम रट्टा मार लीजिए, VVI होता है ना कि जो आएगा ही आएगा, हर साल आता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, सब में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल जाएगा। अगला आता है BMI। अभी सोचेंगे कि BMI क्या लिख दिया। BMI देखिए होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसी को बोलते हैं BMI। तो BMI के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे 2 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। फुल फॉर्म बताइए BMI का क्या होता है, तो आप बताइएगा बॉडी मास इंडेक्स। चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स इतना ही, इससे आगे नहीं है। बस जो जितना मार्क्स बताएगा वो सब देख लिया, और जो बताया VVI, तो इतना आप इतना कर लीजिए, काफी है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आपके लिए। हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो है हम लोग का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आता ही है कि डिफाइन GDP या व्हाट इज GDP। तो GDP का फुल फॉर्म होता है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि व्हाट इज GDP या फुल फॉर्म ऑफ GDP। तो पहला क्वेश्चन आएगा इसका GDP का कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं GDP, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स में रहेगा या ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 मार्क्स में रहेगा। फिर अगला आता है ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ सेक्टर में आप देख लीजिएगा, इसे डिफरेंट करने में आ जाता है 5 नंबर में। पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में रहेगा, ये भी आपके 4 मार्क्स में आ जाएगा। इसमें दोनों में डिफरेंस बताना पड़ेगा, क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या लिमिटेशन होता है दोनों का। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्टर। अब कौन कौन टाइप का सेक्टर होता है, बहुत टाइप का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों टाइप के होते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 5 मार्क्स में रह सकता है ये आपका। फिर अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, हम लोग कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप 5 से 7 पॉइंट लिख लीजिएगा। 4 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा आपका। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट गवर्नमेंट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर सिटीजन, कि हम गवर्नमेंट सिटीजन को कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नौकरी दे सकता है, उसके लिए फैक्ट्री खोल दे, अगर बहुत ज्यादा बिजनेस ऐसा खोल दे जिससे लेबर सब जाके वहां काम कर सके। आप इसके बारे में बना के आप 5 से 10 लाइन आराम से लिख दीजिए, ये भी आपको 4 से 5 मार्क्स में रहेगा ही रहेगा। है बुआ, रुकिए 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 रुकिए, बड़का चीज छूट गया। देखिए बड़का चीज क्या है, मनरेगा। मनरेगा क्या था वो देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। देखिए मनरेगा रहता है यहाँ पे आपका कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रहता है, जिसमें 2005 में लाया गया था, जिसमें था कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वाला लोग जो भी है, वर्कर लोग है, वो उस दिन काम पे नहीं जाएगा, उसका उस दिन को 50 रुपया दिया गया। यही मनरेगा का स्कीम था, यही लाया गया था महात्मा गांधी के नाम पे। मनरेगा का फुल फॉर्म याद कर लीजिए जो भी बताए हैं, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 3 नंबर का रहेगा ही रहेगा। इसको आप कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। इसका चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या क्या है। कि पहला क्वेश्चन आप लोग आता है कि डिफाइन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, कि मेरे से पहले टाइम बार्टर सिस्टम चलता था, मेरे पास कुछ सामान है वो हम आपको दे दिया, आपके पास जो सामान जो हमको उपयोग का है हम आपसे ले ली, इसी को सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहता है, ठीक है। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, इसके बारे में आपका केस बेस्ड स्टडी आया जाएगा, तो 5 मार्क्स में रहेगा केस बेस्ड स्टडी, केस बेस, ठीक है। और नहीं रहा तो इसे आपका ये 4 नंबर में भी रह सकता है। पढ़ लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि SHGS का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल, इसका डिफरेंस बिटवीन भी आ जाएगा, फॉर्मल का आप सोर्स ऑफ क्रेडिट का बताइए और इनफॉर्मल का बताइए, तो इसके बारे में आप पढ़ लिया 5 नंबर में, नहीं तो 4 नंबर में ये जरूर रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगला है रूल ऑफ आरबीआई एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई में हम लोग का क्या रहता है, देखिए पहला तो आरबीआई का रूल में वो चीज है कि जितना भी नोट है वो आरबीआई के साइन पे चलता है, ठीक है, पर वही गवर्नर के साइन पर। और फिर वही 1 रुपया जो नोट आता है या सिक्का जो भी कहिए आप लोग, वो रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, पर उसी का फंक्शन और रूल हो गया। इसी में बहुत सारा ये चलता है कि चेकिंग वोकिंग भी चलते रहता है कि आपका कि कैसे आपका बैंक में घोटाला नहीं हो रहा टाइम टाइम में, 6 महीना पे अभी मार्च में होने वाला है जो अभी, वो सब रहता है। ये आपका 4 मार्क्स में रह सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला है चेक सिस्टम। चेक सिस्टम क्या होता है, देखिए एक कहानी बताते हैं वो चेक सिस्टम वाला कि हुआ क्या था। एक बार चेक सिस्टम में हम लोग का जब एग्जाम पढ़ा था, उसमें हमारा ग्रुप में किसी ने भी एक क्वेश्चन आ गया था कि चेक के ऊपर जो आपके इकोनॉमिक्स के बुक में दिया हुआ चेक का फोटो, उसका नंबर बताइए। हम लोग को किसी को पढ़ के नहीं गए, हम लोग को नहीं मालूम है कि उस सारा नंबर भी आएगा, तो हम लोग पढ़ के नहीं गए थे। तो उसमें एक हम लोग का भैया का लड़का था, तो उस भैया जो थे ना बैंक में थे, तो वो पता नहीं बता दिए थे उसको कि नंबर वह पढ़ लो आएगा। देखिए फोटो हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये है आपका, ये वाला आपका है चेक नंबर, ठीक है। और ये आगे का जो बैंक के हिसाब से कोडिंग किया जाता है वो है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना होता है, यहाँ अमाउंट लिखना होता है, फिर कहाँ कहाँ नाम लिखना होता है, ये सब आप ध्यान से देख लिया, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चेक सिस्टम, तो वही वो लड़का वो लिख के आ गया था हमारे ग्रुप में, बस वही लिख के आया था क्योंकि उसका पिताजी हमारे जो भैया लगते हैं वो बैंक में थे, ठीक है। आगे हम लोग का है व्हाट इज द मीट बाई कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल का मतलब होता है कि देखिए कोई भी लोन वोन लेता है तो उसको अपना सामान गिरवी रखना पड़ता है, गिरवी को बोलते हैं हम लोग कोलेटरल, कि उसी को कोलेटरल। तो आप कोलेटरल के बारे में कुछ लाइन लिख दिए, कोलेटरल क्या क्या होता है, गोल्ड आप कोलेटरल में क्या क्या एग्जांपल में दे दिए, कोलेटरल में क्या क्या लोग रखते हैं, कहीं कोई जमीन रख देते हैं,
कोई कोई गोल्ड अपना रख दे, सोना चांदी जो जो होता है वो लोग सब रख लेते हैं, ये आपके 4 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। अब VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं कि आपका VVI ये RBI वाला रहने वाला है, चेक वाला को भी ध्यान से आप लोग पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट है, और बार्टर सिस्टम भी जरूर रहेगा ही, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में भी इसमें इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, ये सब देख लीजिए। इतना चैप्टर 3 में से इतना ही, इससे आगे नहीं है। हम लोग इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर देखते हैं, आखिरी चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पहला क्वेश्चन उसी से बनता है कि चैप्टर के नाम से क्वेश्चन बन रहा है ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, और या डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, जो 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। आप लोग बोले ये तो एजीएस एकेडमी वाले सर बताए थे। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, वो क्या होता है, लिबरलाइजेशन आपको बताना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बनेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया था क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुआ था, वो आपको बताना पड़ेगा। आपको ये 4 नंबर में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है एक्सप्लेन द वेरियस वे इन विच एमएनसी, एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी जो होते हैं उसको एमएनसी बोलते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्री कैसे होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए, इससे केस बेस्ड स्टडी भी बनता है, और ये आपका 5 नंबर में रहेगा, केस बेस्ड स्टडी भी बन जाएगा। इससे इकोनॉमी से चैप्टर खत्म होता है और आगे बढ़ते ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी की तरफ उसके बाद करेंगे मैप वर्क। वीडियो लंबा है वो दिक्कत नहीं है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए, धैर्य बना के रखिए, और चलिए हम लोग ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सीबीएसई पेपर लीक ज्योग्राफी का। चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 पहला है हम लोग का चैप्टर नाम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पहला क्वेश्चन इससे निकल के आता है हम लोग के पास की रिसोर्स प्लानिंग इंडिया का क्या होता है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको बताना होगा, इंडिया का रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ये आपको 4 मार्क्स में रहेगा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्लासिफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, गिव टू एग्जांपल। चल रहा है, कम करना आवाज। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पास आता है कि क्लासिफाइड रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, गिव टू एग्जांपल। इसके बारे में आपको 2 एग्जांपल देना पड़ेगा और इसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी पे करना पड़ेगा। ये आप गौर कर लीजिए, इस पे करना पड़ेगा, ये आपका 5 मार्क्स में रहने वाले आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताए थे हम लोग सिविक्स में पढ़े थे कि सॉरी इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप लोग उस टाइम में बताए थे कि आपके ज्योग्राफी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आ गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और इसको एक्सप्लेन भी करना हो कि आप एक्सप्लेन इसके बेसिस पर कि रियो दे जानेरियो, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ये अर्थ समिट था 1992 में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसके एक्सप्लेन कर दिया, कुछ पैराग्राफ लिख दिएगा, आपको मतलब अच्छे से उसमें बता दिए गए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अभी के रिसोर्स को बचा के रखना और फ्यूचर के लिए बचा के रखना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। पहले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा टाइप ऑफ सॉइल कि क्या क्या होता है, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल का डिफरेंस करना होगा, मतलब ऐसे डिफरेंस करना होगा आपको, इधर एलुवियल सॉइल लिख दीजिएगा और इधर ब्लैक सॉइल लिख दीजिएगा, और इसके बारे में 5 से 7 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, काफी है। ये आपके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में रह सकता है। अगला है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, और हमारे चैनल पे 1 से 3rd चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका हुआ है, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है, ये आपके 4 मार्क्स में रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि लैंड यूज पैटर्न एंड डिग्रेडेशन। अब लैंड यूज पैटर्न होता है कि हर जगह अलग अलग टाइप से पैटर्न में किया जाता है। देखें आप लोग देखते हैं कि आलू का खेती कैसे होता है, उसको ऊपर बना दिया जाएगा, ऐसे ये जमीन है इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है, इसमें आलू किया जाता है, इसके बगल में कुछ और रोपा जाता है, वो सब पैटर्न होता है। अब जैसे गेहूं आपका होता है नॉर्मल आप फेंक दिए उस पे गेहूं, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है कि जमीन का खराब होना, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। तो चैप्टर का नाम है पहले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मतलब जंगल से ही पूरा चैप्टर भरा हुआ है, उसी से हम लोग का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है हम लोग के पास, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ इंडेंजर स्पीशीज एंड गिव 1 एग्जांपल। अब पहला मतलब होता है कि इंडेंजर स्पीशीज क्या होता है, वैसे स्पीशीज जो अब खत्म हो चुके हुए या खत्म होने के कगार पे, उसको बोलते हैं इंडेंजर स्पीशीज। यहाँ पे खत्म लिख देता हूं,
खत्म। यहाँ पे इंडेंजर का मतलब होता है खत्म होने के कगार पे या खत्म हो चुके हुए, उसके बारे में बताना है कि वो इस इंडेंजर का मतलब क्या होता है। तो इंडेंजर का मतलब बता दिए, खत्म होने के कगार पे, और उसका एक एग्जांपल दे देना है, ठीक है। अब आप लोग लिख सकते हैं कौन कौन इंडेंजर में, आपके बुक में ज्योग्राफी में दिया हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिए कि हम एनसीईआरटी का आंसर करें, इधर उधर से नहीं करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपके सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में आपको एनसीईआरटी का ही मतलब सही आंसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन बटे ये आपके 3 मार्क्स में रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है मेंशन 2 कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्योना। पहले बता देते हैं फ्लोरा और फ्योना क्या होता है। फ्लोरा फूल को कहते हैं और फ्योना जानवरों को कहते हैं, ठीक है। फ्लोरा मतलब फूल और फ्योना मतलब जानवर लोग को या एनिमल, जो भी कहिए। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या कॉज है इस मतलब खत्म होने का, उसके बारे में बताना है। फ्लोरा एंड फ्योना का इंडिया का केस का बताना है, इधर उधर का नहीं, आपको इंडिया, आप जहां रहते हैं वहां का बताना है आपको। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वीवीआई क्वेश्चन। ये वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, एकदम रहेगा, जो आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। आपको डिफरेंस करना है इस दोनों का, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या रहता है, ठीक है। आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को किस किस भागों में बांटा गया, अलग अलग नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके ज्योग्राफी के चैप्टरों में, तो उसके बारे में आप लिखिएगा। ये आपके 3 मार्क्स में रहेगा। चैप्टर 2 से इतना ही आएगा, इससे बेसी आपको नहीं आएगा। मैप वर्क आएगा, मैप वर्क आपको मैप वर्क सब एक एसएसटी का पूरा मैप वर्क आपको लास्ट में इस वीडियो को मिलेगा, तो वहां तक बने रहिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। अब देखते हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, जो है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स मतलब पानी से पूरा पढ़ना है कि उसका रिसोर्स क्या क्या, कैसे यूज, कैसे हार्वेस्ट, क्या क्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है चैप्टर 3 से हम लोग आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताइए। ये आपके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में देखने के मिलेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपको रहेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, या आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में सेमी एरिड वाले रीजन में कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। रूफ वाले जैसे बारिश होता है, जो आपके छत बारिश गिरता है, उस पानी को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको यूज करते हैं, वो सब इसमें क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स में ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्वेश्चन। और अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे केस बेस बनता है, और इस एक आंदोलन किया गया था, उसके बारे में आपको लिखना होगा कि कैसे कैसे आंदोलन किया गया। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते, उसमें आप कैसे सहयोग कर सकते हैं उस आंदोलन में, इससे केस बेस बनता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स रिन्यूएबल रिसोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए ये, कि आप वाटर रिसोर्स को कैसे फिर से यूज करने लायक बना सकते हैं। अब बहुत सा जैसे है कि आप जैसे बेसिक में हाथ वाथ धोते हैं, तो उस पानी को आप फ्लश में यूज किया जा सकता है, वहां पे आप बचा सकते हैं उस पानी को, फिर से यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे आपको अपना बना के और एनसीईआरटी का हेल्प लेके आपको आंसर करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग हमेशा पॉइंट में कीजिएगा, पॉइंट में आपको ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं आप लोग। ये आपके 4 मार्क्स में रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब इस दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो सही ब्रैकेट बना लेंगे, जैसे डिफरेंस बिटवीन करते हैं, एडवांटेज का इधर लिखेंगे और डिसएडवांटेज का उधर लिखेंगे। उसमें 5 से 7 पॉइंट आप लोग लिख के आइएगा। और उसके बाद ये आपके 3 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। अगला है इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड ऑपोजिशन टू लार्ज डैम्स, ये केस बेस है आप लोग का। आपके ज्योग्राफी से 3-4 चैप्टर से बस केस बेस बनता है, और जिसमें इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम की डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, तो उस पे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में केस बेस बनता है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। चैप्टर 3 से बस इतना ही है, इतना कर लो बाबू लोग, बहुत है। इससे जितना बताया जा रहा है एजीएस पेपर लीक में, और उतना कर लीजिए, काफी है। इससे आगे आपको नहीं आने वाला है। आप लोग हम लोग हमारा पीछे ईयर का भी पेपर लीक देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन टकरा चुका हुआ था। उस हिसाब से उसी क्वेश्चन को, उसी में से कुछ क्वेश्चन लेके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके
और इधर उधर से हम लोग अपने नॉलेज से एजीएस की टीम पूरा मिलकर ये सब क्वेश्चन बनाया है। और चैप्टर 3 से इतना ही आने वाला, इससे आगे आपको नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 4 की ओर। देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो है हम लोग का एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो रहता है कि पहले जो आप क्रॉप लगाए उसको आप काट लिए, हार्वेस्ट कर लिए, अब जो उसका स्टेम बचता है, आप स्टेम तो यूज नहीं होता, स्टेम को जला के जो उसका स्लैश और बर्न वाला जो लफड़ा है, जो उसका जो जड़ के राख बचता है ना, और उसको खेतों में बिछा दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन अच्छा से हो, उसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और एग्जाम में आप 3 मार्क्स स्कोर इससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग के पास डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा राबी क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप उगता है, राबी क्रॉप कौन से सीजन में होता है, और खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप उगता है और कौन कौन से सीजन में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में रहेगा और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि चावल कौन से क्रॉप में आता है, राबी या खरीफ में, वेट कौन से में आता है, गन्ना किस में आता है, ये सब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है 1 मार्क्स में। अगला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, एक टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ये कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। पीछे ईयर में भी इससे क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि कमर्शियल फार्मिंग बताइए क्या होता है। वैसे आप तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा और टाइप्स ऑफ फार्मिंग में ये तीनों आते हैं, तीनों में पढ़ लीजिएगा, ये आपको 5 मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। आपसे बस यही पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, और इससे केस बेस भी बनते हैं क्वेश्चन, जो आपको तीनों के बारे में डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और तीनों में क्या क्या स्पेसिफिक है कि तीनों अलग अलग है। फिर उसके बाद होता है डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। अब एक चीज बताइए, राइस को उगाने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए वो बताना होगा आपको, कितना ये होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए कि राइस को उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर होता है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो सब देख लिया। उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा 5 से 7 लाइन, जो आपके और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। और ये देख लीजिए कि आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अगला है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपका केस बेस बनता है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि केसीसी के बारे में, जो था कि किसान लोग को क्रेडिट कार्ड दिया गया हुआ था कि उससे फायदा हो, किसान उससे लोन लेके हार्वेस्टिंग कर सके, वो सब था। और 2-4 को आपको आंदोलन भी इसी में आ जाते हैं। तो ये आपके 5 मार्क्स में रहेगा केस बेस्ड स्टडी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 3 रहेंगे। चैप्टर 4 से इतना ही है, इससे आगे आपका नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। एजीएस आपके लिए ये सब क्वेश्चन छाट के लाया है जो आपको एकदम एग्जाम में देखने के मिलेगा ही मिलेगा ही। चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जो हमारा नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें मिनरल्स और आपको और एनर्जी रिसोर्स के बारे में देखना है। तो इससे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आता है डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विथ 1 एग्जांपल। आपको डिफरेंस दोनों में करना पड़ेगा, फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस में दोनों में डिफरेंस कीजिए, और ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 4 मार्क्स में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स केस बेस्ड स्टडी, इससे बनता है आपके 5 मार्क्स में। और आपको जान लेना भी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे मिनरल्स को बचा सकते हैं और दुरुपयोग ना करें। ये आपके 4 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सोलर एनर्जी एंड फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज इन इंडिया। सोलर एनर्जी क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और कैसे ये रूरल एरिया में काम करता है, कैसे तेजी से ये बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपको बताना है कि कोल कैसे काम करता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में। ये 3 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। ज्योग्राफी चैप्टर 5 काफी है, इससे आगे नहीं आएगा आपके एग्जाम में। केस बेस्ड स्टडी इस चैप्टर से एक ही बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और इससे जो मैप वर्क है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और आगे के चैप्टर 6 की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर लास्ट और चैप्टर 6 जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें ज्यादा नहीं है, बस एक तो है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है और केस बेस्ड स्टडी बनता है। जो चैप्टर 6 में बस एक यही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज हम लोग का पीछे छूट गया था बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके ऑब्जेक्टिव में रहने के लिए मिल सकता है, कि जो है हम लोग का लिस्ट के बारे में, कि कौन लिस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में आपको 100 होगा, ठीक है, और स्टेट लिस्ट में 61। ये सब आपके 1 मार्क्स में रहने वाला क्वेश्चन सब है, कि पूछ रहे हैं कंकरेंट लिस्ट में कितना है, तो आपके पास ऑप्शन रहे 100, 120 जो भी रहा ऑप्शन, उसमें जहां आपको 100 लिखेगा इसे टिक मार दीजिएगा। अगला है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में 61 याद कर लीजिए, बहुत इजी है। स्टेट लिस्ट में 61 और हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इस बार भी आपके ईयर में रहने ही वाला है। अगला है यूनियन लिस्ट 52 और मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहता है कि हमारे इंडिया में टोटल लैंग्वेज कितने हैं। तो यार ध्यान से सुनिए बच्चों, टोटल लैंग्वेज है हम लोग हमारे इंडिया में 22 और हिंदी को छोड़ के 21 होते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं टोटल लैंग्वेज कितने हैं, तो टोटल लैंग्वेज है 22। अब वहां पे क्वेश्चन में रहेगा कि हिंदी को छोड़ के कितने लैंग्वेज है, तो हिंदी को छोड़ के कितने लैंग्वेज है 21। विदाउट हिंदी यहाँ लिख दिए हैं, विदाउट हिंदी 21 और इंक्लूडेड हिंदी 22। इंक्लूडेड हिंदी 22, रिपीट कर रहा हूं फिर से मैं, इंक्लूडेड हिंदी 22 और विदाउट हिंदी 21। बस हो गया आपका इधर एसएसटी का सबका पेपर लीक हो चुका है। अब हम लोग बस बचा आप लोग का मैप वर्क। तो चलिए अब मैप वर्क की ओर बढ़ते हैं। आता है आप लोग का एग्जाम में, तो मैप वर्क के लिए हम लोग बढ़ेंगे। पहले हमारे लिंक में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग को मिल जाएगा मैप वर्क। तो चलिए मैप वर्क आप लोग को हम लोग दिखा देते हैं कि देखिए कैसे कैसे होगा। पहले हम लोग ये पीछे ईयर का है, उसी में देखिए मैप वर्क के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है। ये लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मैप वर्क देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैप वर्क में देखिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप लोग खोल लिया। अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा मैप वर्क। देखिए फर्स्ट पेज में लिखा होगा आपका एजीएस एकेडमी, और उसमें जो है इंपॉर्टेंट मैप वर्क है उसमें लोकेट किया गया है। सेकेंड पेज पे आते हैं हम लोग, उसमें देखिए रेड डॉट मार्क जो है वो सब इंपॉर्टेंट है। देखिए रेड डॉट जहां जहां है उसमें वहां पे देख लिए वो सब इंपॉर्टेंट है, और उसमें नदी वदी का नाम दिया गया है। और थर्ड वाले पे आता है जहां पे ग्रीन टिक लगा हुआ है और रेड डॉट है, वो सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, इसमें आपका ग्रीन कलर जो मार्क है वो सब इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 4 पर, और पेज नंबर 5 भी सही है। और पेज नंबर 6 में जो आपका है हिस्ट्री का मैप दिया हुआ है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कौन कहाँ पे, जैसे अमृतसर और पंजाब में कहाँ पे क्या हुआ था, जालियांवाला बाग वहां लोकेट किया गया हुआ है, पंजाब में लोकेट किया गया हुआ है, खेरा का भी आपको गुजरात में लोकेट किया गया है। हर जगह का है आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी जाके आप मैप को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, जितना एजीएस एकेडमी आपको बताया आप उतना कर लीजिए, आपके लिए काफी है। आपको एग्जाम से पहले 7-8 दिन पहले आपके चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। ऐसा नहीं बस एसएसटी का, हर सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले 7-8 दिन पहले आप एजीएस एकेडमी पे जाकर देखिए, वहां पे आपको पेपर लीक होगा। आप इस पेपर लीक का मतलब ये नहीं है, समझिए आपको क्वेश्चन उठा के हम एजीएस एकेडमी आपको दे दिया है, बस वही है। अब देखिए आप इतना नहीं कर पाइएगा तो उसके लिए तो बहुत बुरी बात है, बहुत खराब आदत है। बस इतना आप कर लीजिए काफी है। एजीएस एकेडमी इसके पीछे बहुत को परेशान था कि आप लोग के लिए, हमारा कोई फायदा नहीं, बस आप लोग के लिए कि बच्चों लोग का एग्जाम अच्छा चला जाए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप उतना कर लिए काफी है। देखिए आपके लिए हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करवा दिए, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आगे भी सब्जेक्ट का भी हो रहा है। आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लेनी कि आपको एग्जाम से पहले नहीं मिलेगा। एजीएस एकेडमी भरोसा रखिए और विश्वास बनाए रखिए, आपको मिलेगा 7-8 दिन पहले। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 7-8 दिन पहले आपको मिल जाएगा। उसमें से आप देख लीजिए और उतना कर लीजिए जितना एजीएस पे बताया गया है पेपर लीक में, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एजीएस एकेडमी के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। आपका साथ एजीएस के साथ इतना ही था, पर एग्जाम तक के बाद भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग का मार्क्स कैसा गया है एजीएस के थ्रू, और अपने जो जूनियर हो उन लोगों को बताइए एजीएस के बारे में। इतना ही रहा।